हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव एंड माय नेम इज़ हेमंत कुमार। जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे 11th क्लास का न्यू चैप्टर लॉ ऑफ मोशन, जो कि चैप्टर नंबर यूनिट 3 है। ठीक है, इसके यूनिट 3 के 2 पार्ट है। एक में बात करेंगे हम लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन्स के लॉ और उनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, उनका प्रूफ करेंगे। और जो नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है उसके अंदर हम फिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो जो देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने पास टॉपिक होता है, कवर होता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना। हाँ, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप जेईई की बात करते हो या नीट की बात करते हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें इसका बहुत ज़्यादा एक योगदान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो हमें सबको ने पता है कि ये लॉज ऑफ मोशन किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे, है ना। न्यूटन बाबा ने बताया था इनके बारे में। इन्होंने 3 लॉ दिए थे न्यूटन ने, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक, तो उससे पहले इसमें अगर बात करें तो एक क्वांटिटी है जिसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं, होता है फोर्स। क्योंकि हम जब न्यूटन्स के लॉ को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे बार बार एक वर्ड आएगा फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं कि फोर्स, तो भाई फोर्स होता क्या है। देखो फोर्स क्या बोल सकते हैं हम, फोर्स कि हमने इसको फोर्स लगाया, है ना। हम डेली यूज में बोलते भी है फोर्स लगाना, भाई हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो यही हो गया फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी एक प्रॉपर में से कि फोर्स क्या है, इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। फॉर एग्जांपल क्या किया मैंने, इसके ऊपर एक पुश किया मैंने इसको। ठीक है, तो ये भी क्या लगा रहा हूँ मैं, फोर्स लगा रहा हूँ। और मैं इसको पुल कर रहा हूँ, अपनी तरफ खींच रहा हूँ, तो वो भी एक तरह से क्या है, फोर्स ही तो लगा रहा हूँ अपनी तरफ खींच के। तो इसकी जो डेफिनेशन बोल देते हैं क्या बोलते हैं हम कि फोर्स इज एन external effort in the form of push and pull। ठीक है, एक एक्सटर्नल एफर्ट है किसकी फॉर्म में, पुश करना और उसको पुल करना, उसको धक्का मारना है, उसको अपनी तरफ खींचना। एक तरह से क्या होता है, फोर्स होता है। अच्छा, फोर्स जब मैं लगाया तो यहाँ से क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको फोर्स लगाया तो रेस्ट में है, इसने क्या स्टार्ट कर दिया, मोशन। यानी इसको बोल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। उसे क्या, विच, जो क्या करे, विच मूव करे। फोर्स लगाने से क्या लगेगा, क्या करेगी बॉडी, मूव करेगी। विच मूव और ट्राई टू मूव, इसका मतलब समझना, और ट्राइज टू मूव या मोशन। ठीक है, ट्राई विच मूव्स और ट्राई टू मूव द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। यानी इसने क्या बोला कि जो फोर्स है एक्सटर्नल एफर्ट होता है जो क्या करता है, फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल, और जो क्या करे, ट्राई क्या तो क्या करे, इसको मूव करा दे। अगर ये रेस्ट में है तो इसको क्या करे, मूव कराए, या फिर क्या करे, ट्राई टू मूव। ट्राई टू मूव मतलब ये दीवार है, दीवार को, वॉल को मैंने पुश किया, फोर्स लगाया मैंने फोर्स, तो क्या चल पड़ेगी दीवार। बस खड़ी है, बस के पीछे हमने फोर्स लगाया, क्या वो बस चली, मूव किया बस ने, नहीं किया, बट उसने क्या किया, हमने एटलीस्ट ट्राई तो किया। इसका मतलब ये थोड़ा हमने फोर्स नहीं लगाया उसके ऊपर, हमने फोर्स लगाया लेकिन बस ने मूव नहीं किया। वहाँ पे कुछ और एक्सटर्नल एफर्ट काम करते हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ा हमने फोर्स नहीं लगाया। ठीक है, तो हमने फोर्स तो लगाया, हमने क्या किया, मूव कराया। ये हमने क्या कराया, इसको ट्राई टू मूव द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, या हम बोल सकते हैं विच मूव, विच प्रोड्यूस मोशन और ट्राई टू मूव। ठीक है, सेकेंडली हम क्या बोलते हैं इसको, विच मूव्स और ट्राई टू मूव द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। और क्या बोल सकते हैं, स्टॉप और ट्राइज टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट एट मोशन। अब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको फोर्स लगा के उसको रोक सकते हैं, या उसको क्या कर सकते हैं, ट्राई टू स्टॉप। यानी अपने पास अगर ट्रेन आ रही है तो हम क्या उसको रोक देंगे, सुपरमैन की तरह नहीं रोक सकते। इसका मतलब ये तो ना हमने इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाया, काम खत्म हो जाएगा, करके मत देखना इसको। ठीक है, कभी सोचो कि प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो क्या हुआ, ट्राई तो किया हमने उसको स्टॉप करने का, वो मोशन में थी, बट हमने फोर्स लगाया, वो नहीं रुकी। तो हमने फोर्स तो लगाया एटलीस्ट, तो वो क्या हो गया कि क्या तो स्टॉप हो जाएगी, या ट्राई टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। या फिर थर्ड बोलते हैं हम डायरेक्शन की, क्या करते हैं हम, चेंज
और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया? हम क्या करें, उसको चेंज कर दे डायरेक्शन को, या फिर उसको क्या करें, चेंज करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल अगर अपने पास ये डस्टर है, सपोज करो, सपोज तो क्या करना, डस्टर है ही, ठीक है, डस्टर है, ये चल रहा है, हमने क्या किया, फोर्स लगाया, तो देखो फोर्स मैंने इस साइड से लगाया तो किधर हो गया, इसने डायरेक्शन चेंज की अपनी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं फोर्स लगा के इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। तो बेसिकली फोर्स क्या हो गया, फोर्स हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर वो रेस्ट में है। अगर वो रेस्ट में है तो उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर 2, अगर वो मोशन में है तो उसको हम रेस्ट पे लेके आ सकते हैं। एंड नंबर 3, उसके अंदर हम उसकी डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाता है, एक फोर्स हो जाता है। बात समझ में आई? फोर्स, इसके बारे में, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला वगैरह वो हम कब पढ़ेंगे, जब हम न्यूटन के सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक हमें सिर्फ फोर्स की डेफिनेशन से मतलब है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने न्यूटन के लॉ और उसको एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। तो जो न्यूटन बाबा थे, इन्होंने क्या बताया सबसे पहले, इनका पूरा नाम था सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट लॉ में क्या बताया, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। क्या स्टेटमेंट दी इन्होंने, इनकी जो स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट इन्होंने बोला, चलो पहले वर्बली देखते हैं। इन्होंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में है, तो वो क्या रहेगी, ऑलवेज रेस्ट में ही रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। और अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ऑलवेज क्या रहेगा, वो मोशन में ही रहेगा। कब तक, जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। समझ में आया? भाई अपने पास एक डस्टर है, ये रेस्ट में है, तो ये क्या कह रहा है कि रेस्ट में ही रहेगा। कब तक, जब तक मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूं। सबको पता है ना इसका सेकंड। और फिर उसके बाद इसने क्या बोला, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर ये डस्टर चल रहा है, तो ये क्या बोलते हैं कि ये चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक, जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। अब ये बात तो गलत है। हमने क्या किया, बॉल को छोड़ दिया अपने अर्थ पे घूमने के लिए ना, वो चल रही है फोर्स लगा के। हमने देखा कि जो बॉल है थोड़ा टाइम के बाद रुक गई, रुक जाएगी ना। वो क्यों रुका, न्यूटन से पूछा तो फिर ऐसा रुका क्यों भाई, आपने तो बोला कि ऑब्जेक्ट मोशन में, तो मोशन में रहेगी। अब हमने तो कोई फोर्स भी नहीं लगाया, हमने तो उसको लगा के उसको छोड़ दिया, तो बॉल रुक चलती रही, वो लास्ट में जाके वो स्टॉप हो गई। तो भाई स्टॉप क्यों हुई, रीजन बताओ। तो इन्होंने यहाँ पे एक नया फैक्टर को डेवलप किया, जिसको बोला इन्होंने फ्रिक्शन, जिसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे बी पार्ट के अंदर। इन्होंने बोला फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है, ओपोजिंग फोर्स है। अगर बॉल इस साइड चल रही है तो ये क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, और उसने क्या किया, बॉल को स्टॉप किया। तो ये इन्होंने अपने फर्स्ट लॉ के अंदर बताया था। तो लेट्स राइट द डेफिनेशन। इट स्टेटमेंट क्या थी, ये बोलते हैं कि इफ अ बॉडी, या हम ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो इट रिमेन्स एट रेस्ट, एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इट रिमेन्स इन मोशन, इट रिमेन्स इन मोशन। कब तक, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, एक्सटर्नल unless an external force applied on it। ठीक है, जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तब तक वो क्या रहेगी, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। अगर बेसिकली इस लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि अपनी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, जब तक उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है, ये अपने पास क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। बात समझ में आई? इसी के आगे हम एक और टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया ही क्या है, एक तरह से फर्स्ट लॉ ही है। ठीक है, इसको इनर्शिया को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। तो बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है, इनर्शिया क्या हो जाता है, इनर्शिया को अगर मैं बोलूं कि भाई इनर्शिया क्या है, तो इनर्शिया बोलते हैं कि इट इज एन इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी। इनएबिलिटी मतलब नाकामयाबी, इस बॉडी की नाकामयाबी है। इट इज एन इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट इट बाय इट्स ओन, कि ये इस बॉडी की नाकामयाबी है कि ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। समझे, मतलब कि अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो ये चाहता है मैं रेस्ट में ही रहूं, अगर ये बॉडी मोशन में है तो ये चाहता है मैं मोशन में ही रहूं, कोई मेरे को डिस्टर्ब ना करे।
ठीक है। और अगर मैं स्ट्रेट लाइन में अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहूँ, मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे। ये कौन बोलता है, इनर्शिया बोलता है। तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाती है वो क्या हो जाती है कि इट इज एन इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। इट्स ऑन, ठीक है। खुद से अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है, चाहता भी नहीं है, इनएबिलिटी है इसकी। ये आलसी बंदा है, ये रेस्ट पे तो मैं रेस्ट पे रहूंगा, सो रहा हूँ तो सोता ही रहूंगा, ठीक है। हमारे अंदर भी ये इनर्शिया है, ठीक है। इट इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इट्स ओन, ठीक है। दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट, कि रेस्ट पे तो रेस्ट पे जाता है, दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। समझ में आया कि ये इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इट्स ओन, दैट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन। अगर वो मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है, स्टेट ऑफ रेस्ट अगर स्टेट ऑफ मोशन है तो मोशन में रहना चाहता है, सॉरी स्टेट ऑफ रेस्ट में, मतलब कि रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, उसकी इनएबिलिटी है वो, ठीक है, आलसी है वो, ठीक है। तो इसके जो पार्ट है इसको हम तीन इसके जो टाइप्स होते हैं, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नंबर 2 इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड नंबर 3 इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हम इसको वन बाय वन अब स्टडी करेंगे। नाम से पता चल रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट पे रहना चाहता है, मोशन में होना नहीं चाहता। इनर्शिया ऑफ मोशन, वो मोशन में रहना चाहता है, रेस्ट पे आना नहीं चाहता। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके इनर्शिया के टाइप्स है, इसको अब हम बारी बारी स्टडी करेंगे, इसके एग्जांपल करेंगे। और जो इसके एग्जांपल होंगे बेसिकली वही एग्जांपल किसके हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ के। क्यों, क्योंकि इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब हम इसको स्टडी करते हैं वन बाय वन। देखिएगा इसके अंदर क्या अपने पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट को हमने क्या किया, पहले इसको स्टेटमेंट लिख ली थी ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो क्या बेसिकली क्या है कि रेस्ट का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मैंने क्या बताया था कि इट इज़ एन इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। ये क्या है कि एक बॉडी की इनएबिलिटी है कि अपनी स्टेट को चेंज ना करे। कौन सी स्टेट को, रेस्ट की स्टेट को। मीन्स अगर वो रेस्ट पे है तो वो चाहते हैं कि मैं रेस्ट पे ही रहूँ, ठीक है, मैं मूव ना करूँ। इसका मतलब कि बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, वो चाहती है कि वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है एंड कैन नॉट स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स ओन, और वो खुद से स्टार्ट होना नहीं चाहती, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बात समझ में आई। ये अपनी तरह हमारे ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई होता है, यही लगता है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सोते रहते हैं, ठीक है, उठने का मन करता ही नहीं है सुबह, है ना। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी क्या चाहती है, हम रेस्ट में है, सो रहे हैं तो आराम से सोते रहेंगे, रेस्ट में ही रहेंगे, हम मोशन नहीं करेंगे कि उठ के बाहर जाना, है ना। तो फिर ये क्या है, इनर्शिया। कब तक, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। और अपने एक्सटर्नल फोर्स कौन लगाता है, अपने पेरेंट्स। सुबह जब अपने को बोलते हैं, डांटते हैं ना, तो एक तरह से क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा, उसके बाद हमारी स्टेट चेंज हुई, ठीक है। समझ में आया। ये क्या बोलता है कि अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है और खुद से स्टार्ट मूव होना नहीं चाहती। अब इसके एग्जाम्पल देखो, अपने प्रैक्टिकल, बड़े प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। हम डेली करते हैं एक्सपेरिमेंट्स, हाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं हम डेली। देखो कैसे, देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अंदर पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ऑब्जर्व क्या होगा, हम अब एक बस के अंदर है, ठीक है, ये अपनी बस है, तो ये ड्राइंग बेकार है, अपने समझ लेना, ठीक है, राइट। ये फ्लोर है बस का, ठीक है। देखो अब क्या हुआ कि इसके अंदर हम खड़े हुए हैं, ठीक है, बस के अंदर, और बस किस पे है, रेस्ट पे है। तो हम भी क्या है, बस के अंदर रेस्ट पे है ना। थोड़ा इसको अच्छे से क्लियर कर देते हैं कि ताकि समझ आ जाए। ये ठीक है, ठीक है, हम रेस्ट पे है और बस भी क्या अभी रेस्ट पे है। अब देखो क्या हुआ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, रेस्ट पे है और हमारी बॉडी भी क्या चाहती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि हम रेस्ट पे, तो हम रेस्ट पे ही रहे, हम खड़े आराम से। अचानक से क्या हुआ, जो ड्राइवर था, वो कच्चा ड्राइवर था, उसने क्या किया, बस को अचानक से एक्सेलरेट किया, सडनली इसको एक्सेलरेट किया, अचानक से इसको रेस दे दिया। अब एकदम से जैसे रेस दिया,
ये एकदम आगे चलेगी। अच्छा, जैसे ही बस आगे चलेगी हमें कैसा फील होता है प्रैक्टिकली, हम आगे की तरफ गिरते हैं, पीछे की तरफ गिरते हैं। कहाँ जा गिरते हैं हम? पीछे की तरफ जाते हैं, है ना। बस जैसे ही आगे चली हमारा रिएक्शन का होता है पीछे की तरफ होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सपोज करो ये हमारी, हम खड़े हैं बस के अंदर, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे। अब क्या हुआ कि जैसे हम यहाँ पे हैं, हमारी बॉडी रेस्ट में, अब जैसे ही बस ने मूव किया, एकदम सडनली मूव किया, हमारा जो लोअर पार्ट है यानी हमारा जो पैर है वो इसके फ्लोर के साथ है, और हमारा जो अपर पार्ट है वो क्या चाहता है, अभी भी हम रेस्ट में ही रहें। अचानक से क्या हुआ, जैसे ही बस एक्सेलरेट हुई, जो लोअर पार्ट था जो फ्लोर के कांटेक्ट में था, अचानक से क्या हुआ, वो आगे हुआ, वो अचानक से आगे हुआ, लोअर पार्ट आगे हुआ, लेकिन जो अपर पार्ट अपना बॉडी का वो अभी भी क्या चाह रहा है कि मैं रेस्ट में रहूं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। और हमें क्या फील होता है, हम पीछे गए। बात समझ में आई? एक्चुअली हम पीछे नहीं गई, हमारा जो पैर है वो इस तरह से बने। अगर हम इसको देखें ऐसे है ना, तो अचानक से हुआ क्या है एक्चुअली में, हमारे ये अगर हम पहली इनिशियल स्टेट है तो बाद में क्या हुआ, बाद में ऐसा कुछ हुआ, हमारे पैर आगे चले गए, ठीक है। और हमें कैसा लगा कि हम कहाँ गए, हमारा फोर्स कहाँ लगा है, पीछे लगे। बात समझ में आई? यानी हम ये फील हुआ यहाँ पे ऐसा, ठीक है। हम यहाँ पे हैं और हमारी फुट एकदम आगे गई, हमें कैसा लगा जैसे हम पीछे की तरफ गए हैं। समझ में आया? सीट पे बैठे होते तभी हमें ऐसे लगता है बस चलती है तो हम पीछे चलते हैं, क्योंकि हम बैठे हुए हैं, हमारा जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है वो क्या है, कॉन्टैक्ट ऑफ फ्लोर है। और अचानक से जैसे बस स्टार्ट हुई, जो हमारा अपर पार्ट है वो रेस्ट में है, तो हम एकदम से वहीं पे रह गए। बात समझ में आया? फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्या बताते हैं कि जब हम बस के अंदर होते हैं तो हमें कैसा फील होता है, ये हम जैसे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जाते हैं। हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में जाती है, बट लोअर पार्ट ऑफ बॉडी वो एकदम अचानक से आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन जो अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी है वो चाहता है मैं रेस्ट में रहूँ, और वो वहीं पे रहता है, वो हमें लगता है जैसे हम पीछे गए हैं। बात समझ में आया? अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, जो गद्दे हैं, हम गद्दे को स्टिक से झाड़ते हैं ना, स्टिक मार मार के इससे डस्ट निकालते हैं, या फिर कारपेट लेते हैं, तो हम ऐसा क्या करते हैं। अब देखो, जैसे ही मैंने क्या किया, इस गद्दे के ऊपर हिट किया स्टिक से, तो हिट करने से क्या हुआ, देखो गद्दा अंदर की तरफ गया थोड़ा सा, लेकिन जो यहाँ पे पार्टिकल थे, डस्ट पार्टिकल, वो अभी भी क्या चाहते हैं, हम रेस्ट पे हैं तो रेस्ट में रहें, और वो यही रह गए, और वो गद्दा अंदर चला गया। ठीक है, समझ में आया? ये एक्शन अचानक से हुआ है एकदम से, तो जैसे एकदम से हुआ, ये कहाँ रह गए, बाहर रह गए, गद्दा अंदर चला गया। और वो जैसे यहाँ पे रहे, इनके ऊपर एक फोर्स लगा, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटी, ग्रेविटेशन फोर्स, और उसने क्या किया, इसको अपनी तरफ नीचे खींच लिया, और वो सारा डस्ट कहाँ निकल गया, अर्थ से नीचे चला गया। बात समझ में आई? समझ में आया? नहीं आया तो जैसे हम कभी कभी क्या है कि अपने घर पे भी अपने कपड़े वगैरह को जैसे गंदे हो जाते हैं तो हम इसको ऐसे करते हैं ना, तो देखो क्या हुआ, जैसे मैंने इसको हैंकी ले लेते हैं, सपोज करो गंदा है, ठीक है, मिट्टी है इसके अंदर, तो जैसे मैंने इसको ऊपर लेके गया, और ऊपर लेके जाने के बाद हम इसको एकदम सडनली करते हैं ना नीचे, तो अब जैसे नीचे किया, मैं नीचे किया, तो यहाँ पे आने के बाद देखो पार्टिकल रेस्ट में है, और अचानक से नीचे आ गया, तो यहाँ पे इस पे जो पार्टिकल थे वो रेस्ट में है, और वो चाहते हैं हम रेस्ट में ही रहे। अब ये तो नीचे आ गया, लेकिन जो पार्टिकल है वो अभी भी यहीं पे रह गया, और वो यहीं पे रह के वो धीरे धीरे फिर नीचे ग्रेविटी की वजह से अपने अर्थ पे चला गया। ये क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बात समझ में आई? रटना नहीं है, इसको समझना है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ठीक है, हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फाइन। इसके बाद चले जो सेकंड आता है इसका इनर्शिया ऑफ मोशन, इसी के अंदर थोड़ा चेंजमेंट कर देते हैं। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बोलता है, इट इज एन इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट बाय इटसेल्फ दैट इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो क्या चाहता है, मैं मोशन में रहूं, वो रेस्ट पे आना नहीं चाहता, यानी मीन्स ए बॉडी एट मोशन, body in motion remains in motion and cannot stop moving, cannot stop on its own। अगर बॉडी मोशन में तो वो चाहती है मैं मोशन में ही रहूं, वो रेस्ट पे आना नहीं चाहती खुद से। ये अपने पास क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन, राइट। अब इसके अंदर भी ये प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। देखो इसके अंदर क्या किया मैंने, सपोज करो कार है, लेकिन अब की बार कार है या जो बस है, ये क्या है, ये मूव कर रही है, ठीक है, ये मूविंग है, यानी हम भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखा जाए तो हम देखते हैं कि हम चल रहे हैं ऐसे, ठीक है, हम मूविंग कर रहे हैं ना आराम से आगे। तो हमारी जो बॉडी है वो क्या चाहती है, हम मूव कर रहे हैं तो हम मूव करते रहे, यानी हम मोशन में तो वो हम मोशन में रहे। अब अचानक से क्या किया, जो ड्राइवर था ना उसने अचानक से ब्रेक अप्लाई किया, अचानक से क्या किया उसने, ब्रेक्स अप्लाई किए,
अब जैसे ब्रेक अप्लाई किए, क्या हुआ, हम तो ऐसे आ रहे थे, हमारी बॉडी को थोड़ा ना पता अभी रेस्ट किया, उसने ब्रेक अप्लाई किया, हम तो ऐसे आ रहे हैं, अचानक से आते आते उसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। जैसे उसने ब्रेक अप्लाई किया, जो बस का जो लोअर पार्ट है वो अचानक से रुक गया, लेकिन अपर पार्ट अभी भी अपना बॉडी का क्या कह रहा है कि हम मोशन में है, और हम मोशन में चलते रहे, और हम ये तो ये ऐसे आ रहे हैं और आते आते ये एकदम रुक गया और अपर पार्ट एकदम आगे गया। तो जैसे बस ब्रेक मारती है तो हम आगे की तरफ चलते हैं ना, हम आगे की तरफ क्यों चलते हैं, एक्चुअली हम आगे की तरफ नहीं चले, जो हमारे फुट है वो वही रह गए और हम आगे हो गए ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रहे हम, आते आते एकदम ऐसे। तो कैसा फील हुआ कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हम ऐसे आ रहे हैं तो अचानक से क्या हुआ, हमारी अपर बॉडी तो आगे चली गई ऐसे, और हमारे फुट कहाँ रह गए, यही पे रह गए, ठीक है, क्योंकि एकदम से हम रेस्ट में आ गए। ये बात समझ में आई, ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल अपने पास इस तरह से हम इसके बहुत ज़्यादा एग्जांपल देख सकते हैं, बट बेसिक एग्जांपल यही है जिससे हम समझ पाए कि मोशन में तो हम चाहते हैं मोशन में ही रहे, राइट, समझ में आया, ठीक है। चले आगे, रब कर दे इसको, ठीक है, इसको करते रहना साथ के साथ। उसके बाद जब हम अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं वो आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, यहीं पे इसको थोड़ा चेंजमेंट करते हैं, ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन, स्टेट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। यानी अगर ऑब्जेक्ट है, मीन्स ऑब्जेक्ट इज मोशन इन स्ट्रेट पाथ, अगर एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ चल रही है, इफ आई मीन्स योर ऑब्जेक्ट, इफ ए बॉडी इन मोशन इन स्ट्रेट पाथ, देन इट कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑन इट्स ओन। यानी क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ में चल रहा है तो वो चाहता है कि मैं स्ट्रेट पाथ में ही चलता रहूँ, अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करूँ। बात समझ में आई, नहीं आई तो देखो, हम अपनी तरफ सपोज करो हम ऐसे बाइक पे जा रहे हैं या फिर हम कार में जा रहे हैं, आपने देखा जब कार के अंदर हम स्ट्रेट चलते हैं तो हमें कुछ मोशन नहीं होता, हम सीधे बैठे होते हैं, लेकिन जैसे कार ने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है, यानी आपके हिसाब से अगर देखें तो ये अपना क्या हो गया, राइट, ठीक है, अगर आपके हिसाब से करें तो उसने क्या किया, राइट टर्न लिया, ठीक है। जैसे इसने राइट लिया, हमारा जो बॉडी है वो किसकी तरफ जाता है, टर्न, हम भी राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट की तरफ जाते हैं, प्रैक्टिकली देखा होगा। जब ऑब्जेक्ट राइट की तरफ गया तो हम किधर गए, लेफ्ट की तरफ। क्या हुआ फिर ऐसा, देखो हम एक ऑब्जेक्ट है, ये हम बैठे हुए हैं, ठीक है, हम अचानक से स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहे हैं, अचानक से क्या किया ड्राइवर ने, उसको राइट टर्न लिया। जैसे राइट लिया, हमारी बॉडी क्या चाहती है, हम किस में रहे, अभी भी स्ट्रेट पाथ रहे, ठीक है, हम स्ट्रेट चलते रहे, तो ये हम स्ट्रेट आ रहे हैं, अचानक से बॉडी ने क्या किया, ऐसे मुड़ गई। ऐसे मुड़ने से क्या हुआ, हम तो स्ट्रेट आ रहे थे, हम थोड़ा ना मुड़े, हम जो हमारा लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है वो कॉन्टैक्ट विद फ्लोर है और वो क्या हो गया, राइट में मुड़ गया। जैसे वो राइट में मुड़ा, हम तो स्ट्रेट है, हम तो ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें कैसा फील हुआ, जैसे हम लेफ्ट की तरफ मुड़े, है ना। देखो अपने पास मान लो गाड़ी है, ठीक है, और इसने क्या किया, लेफ्ट की तरफ टर्न लिया। जैसे लेफ्ट की तरफ टर्न लिया, ये बॉडी कैसे हो गई, ऐसे हो गई। अब जैसे बॉडी ऐसे हुई, हम कैसे थे, पहले हम स्ट्रेट थे, अब हम कैसे हो गए, ऐसे, ठीक है। बात समझ में आई, समझ में आई, हम ऐसे हैं, अगर बॉडी लेफ्ट हुआ तो हमारा अपना लोअर पार्ट किधर हो गया, लेफ्ट में हो गया, और हमें कैसा फील हुआ, जैसे हम किधर घूमे हैं, हम राइट में घूमे। देखो समझ में आ रहा है, हम वही है, अपर पार्ट अपना अभी भी स्ट्रेट है, देखो ये स्ट्रेट है, ये ऐसे घूम रहे हैं, और हमें कैसा फील हो रहा है, जैसे हम राइट की तरफ हुए। ये अपने पास क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। ये अपने पास इनर्शिया हो गया, ये यानी ये क्या हो गया, अपने पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की और उसके प्रूफ की। और जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, इट इज़ एन वेरी बेसिक लॉ एंड वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। चलिए देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। मोमेंटम क्या है बेसिकली, देखिए मोमेंटम इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास of body and the velocity of the body, ठीक है। मोमेंटम बेसिकली क्या होता है,
इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड द वेलोसिटी। प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, ठीक है। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मेनली, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय हम इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p, कैपिटल P, वॉट एवर यू वांट, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलो हम कैपिटल P यूज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा ना। तो P का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, राइट बच्चा। तो नहीं, P इज इक्वल टू m इंटू बी, तो अपने पास क्या हो गया, मोमेंटम हो गया, ठीक है। उसके बाद हम अगर इसके बारे में लिखिए, इसकी SI यूनिट बताएं, तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी अपने पास, SI यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, SI यूनिट मास की क्या होती है, SI यूनिट हम किस में मेजर करते हैं, मास को kg के अंदर, और वेलोसिटी को किस में करते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो इसका SI यूनिट क्या हो गया अपने पास, kg मीटर सेकंड इनवर्स। सेकंड वन, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होता है मोमेंटम। अब देखो, अच्छा मोमेंटम बोल ले तो किसको बोल रहे हैं मोमेंटम, जैसे फोर्स हो गया, अभी हमने फोर्स लगाया, तो मोमेंटम है क्या चीज़, मोमेंटम कुछ नहीं है, अगर अपने पास कोई मासिव ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट बोल दिया तो उसका मास तो होगा, ठीक है, मास होगा, और अगर वो मूविंग है किसी वेलोसिटी v से, तो हम ये कह देंगे कि इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, मोमेंटम है। बात समझ में आई। तो मोमेंटम बेसिकली क्या हो गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, अगर किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम बेसिकली बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट के पास क्या है, एक मोमेंटम है, ठीक है। अगर ये मोमेंटम है क्या, इसका देखो फिजिकली सिग्निफिकेंस हम किस में देखेंगे, न्यूटन के सेकंड लॉ में, बिकॉज न्यूटन का सेकंड लॉ है वो किस पे बेस है, मोमेंटम पे बेस है, इसलिए इसका बेसिक है कि मोमेंटम बेसिक होता क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इट्स वेलोसिटी, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि अपने पास एक कार है और एक अपने पास ट्रक है, ठीक है, ये अपने पास ट्रक हो गया, तो और दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम है, ये भी v वेलोसिटी से जा रहा है और कार भी v वेलोसिटी से जा रही है, तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, कार का मोमेंटम ज़्यादा होगा या ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा, ट्रक का। क्यों, क्योंकि मास ऑफ कार इंटू वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू मास ऑफ ट्रक एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रक। वेलोसिटी क्या दोनों की सेम है, बट मास किसका ज़्यादा होता है, ट्रक का ज़्यादा होता है, इसलिए मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, ट्रक का ज़्यादा हो जाएगा। ये बेसिक क्या हो गया अपने पास, मोमेंटम, ठीक है। अब मोमेंटम के बाद हम आते हैं अपने पास सेकंड लॉ के ऊपर, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। इसके बाद हम स्टडी करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, वो रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम को। देखिए कैसे, देखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे न्यूटन्स सेकंड लॉ। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखना कि बोलता क्या है। इन्होंने बोला क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the external force applied। ठीक है, कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होता है बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज को आप रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई डी टी। ठीक है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, मोमेंटम का, पी का। वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फोर्स अप्लाइड। बात समझ में आया। ये क्या है, बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसको हम आगे पता चलेगा कि एक्चुअली में होता क्या है। फिलहाल आप ये देखो कि जो मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ऑफ है वो किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब आप बताते हैं क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं इसको, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और हमें पता है P क्या होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी टी ऑफ क्या, M इंटू वी, मास इंटू
वेलोसिटी, है ना, mv होता है। तो f क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, हमने क्या लिया, कांस्टेंट ले लिया, क्योंकि मास क्या होता है, बॉडी का कांस्टेंट होता है, और dv/dt। ठीक है, इस यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, dv/dt क्या होता है, a, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हमने पढ़ा होगा a इक्वल टू dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है बच्चा, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। तो हम f डायरेक्टली को हटाने, प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, इनटू m इंटू a। ये अपने पास क्या आता है, सेकंड लॉ। उसके बाद जो k की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 1 होती है। ठीक है, इस k की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से अपने पास फोर्स क्या आ गया, इज इक्वल टू m इंटू ए। तो अपने पास क्या प्रूफ आया, F इज इक्वल टू एम ए। यानी न्यूटन के सेकंड लॉ ने बेसिकली किसको डिफाइन किया है, फोर्स को डिफाइन किया। कहाँ से, मोमेंटम से। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, तो क्या बोलोगे, कुछ बच्चे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए, जो कि गलत है। ठीक है, हमेशा हमें क्या बोलना है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, तो F इज इक्वल टू एम ए, तो इससे हमें डेराइव किया है, हमें रिजल्ट मिला है ये न्यूटन के सेकंड लॉ से। तो कभी भी F इज इक्वल टू एम ए मत बोलना अगर कोई आपसे न्यूटन का सेकंड लॉ पूछे। हाँ, अगर आपसे बोलते हैं फोर्स क्या होता है, तो बोलेंगे फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ये बोलेंगे, बट ये नहीं कि न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, वो dp/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F होता है। ये अपने पास क्या है, यहाँ से न्यूटन का सेकंड लॉ से हमने क्या किया, प्रूफ किया। ठीक है, ये अपने पास न्यूटन का सेकंड लॉ। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ से हमारे पास एक नई क्वांटिटी आई है, फोर्स के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, ये अभी फोर्स को देखते हैं, यानी जो फोर्स है वो क्या है अपने पास, फोर्स जो F है उसका फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ से SI यूनिट क्या हो गई फोर्स की, SI यूनिट फोर्स की क्या हो गई, मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम, केजी के अंदर, राइट, और एक्सेलरेशन को किस में करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट इसको न्यूटन ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसने अपने इसका जो SI यूनिट है इन्होंने क्या रखा, अपने नाम के ऊपर। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, ये बोलेंगे गलत नहीं है, लेकिन हम ये बोलेंगे तो अच्छा है, गलत ये भी नहीं है, बट हम क्या यूज़ करते हैं, मेनली n यूज़ कर देते हैं पीछे, यानी फोर्स कितना लग रहा है हम लिख देंगे F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि 10 न्यूटन, न्यूटन मतलब क्या, ये फोर्स है। ठीक है, तो फिर यहाँ से अपने पास एक क्वेश्चन आता है। चलो उससे पहले हम एक बार डायमेंशन फॉर्मूला और देखते हैं इसका। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला के मास क्या होगा, ये m0 m1 l0 t0। हमने आपको डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा वो टाइप कीजिए डायमेंशन फॉर्मूले द फिजिक्स वेव, वहाँ पे हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो मास का क्या हो गया, m0 l0 m1 l0 t0, और एक्सेलरेशन क्या होता है, m0 l1 t-2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना वीडियोस देखकर। ठीक है, तो अपने पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, m1 l1 t-2। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला, अपने पास फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। राइट बच्चा पार्टी। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन जो मेनली आता है। ठीक है, ये अपने SI यूनिट हो गई थी। अगर हम आपसे पूछे थे कि CGS यूनिट क्या होती है, CGS यूनिट ऑफ फोर्स, CGS यूनिट मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम, CGS यूनिट में इसको करते हैं हम ग्राम में, राइट, और लेंथ को किस में करते हैं, सेंटीमीटर में। ठीक है, और सेकंड को किस में करते हैं, समझ में आया। हमने क्या किया यहाँ पे CGS यूनिट में, CGS यूनिट का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड, यानी लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। तो क्या हो गया, मास को किस में रिप्रेजेंट किया मैंने, ग्राम में। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, SI यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर को किस में किया हमने, सेंटीमीटर में, और सेकंड को हमने क्या रखा, ठीक है।
और इसको एक दूसरा नाम और दे देते हैं, इसको लिखते हैं हम डायन। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाती है इसकी न्यूटन और सीजीएस यूनिट क्या होगा इसकी डायन। और इनके बीच में भी एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। ठीक है, इसको याद रखना थोड़ा, 10⁵ डायन। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अब इसमें हम क्वेश्चन आते हैं मेनली कि डिफाइन, क्वेश्चन डालना डिफाइन 1 न्यूटन। 1 न्यूटन किसको बोलेंगे हम, यानी अपने पास 1 न्यूटन फोर्स कब होगा, 1 न्यूटन फोर्स अपने पास कब होगा अगर मास भी क्या हो जाए 1 kg और एक्सेलरेशन भी क्या हो जाए अपने पास 1 मीटर/सेकंड²। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको 1 न्यूटन ऑफ फोर्स डिफाइंड एज द क्या, कि अगर हम कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करें बॉडी के अंदर, इतना फोर्स लगाए कि उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होए 1 मीटर/सेकंड²। ठीक है, और मास उसका कितना हो 1, तो 1 न्यूटन ऑफ द फोर्स डिफाइंड एज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन बॉडी, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो बॉडी में, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी इज 1 मीटर/सेकंड²। ठीक है, डिफाइंड एज द फोर्स एज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी इज 1 मीटर ऑफ मास 1 kg। समझ में आया कि अगर हम 1 kg मास की बॉडी के अंदर 1 मीटर/सेकंड² का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं तो फोर्स कितना हो जाएगा 1 न्यूटन हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 डायन, तो क्या हो जाएगा 1 डायन ऑफ फोर्स डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज 1 सेंटीमीटर/सेकंड² ऑफ मास 1 ग्राम। ठीक है, तो 1 डायन क्या हो गया अपने पास, क्या बोल देंगे इसको 1 एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए 1 सेंटीमीटर/सेकंड² और मास कितना होगा 1 ग्राम। तो वो क्या हो जाएगा अपने पास 1 डायन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अपने पास ये क्या हो जाता है न्यूटन का सेकंड लॉ, और हमने क्या बताया मोमेंटम। अब इसका देखते हैं इसकी एप्लीकेशन की, इसका मतलब होता क्या है, इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। ठीक है, देखो इसकी बेसिक एप्लीकेशन है जो हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। नंबर 1 देखिए, अच्छा आपने देखा भी होगा एक क्रिकेटर, स्पेलिंग गलत है शायद, है ना, चलो कोई नहीं, पहले बार इसको देखते फिर लिखाते। ठीक है, ए क्रिकेट प्लेयर lowers his hand during catching the ball। देखो, अच्छा इनको एक बार एप्लीकेशन से देखने से पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक देखते हैं, देखना इसको समझना अच्छे से। हमने आपको बताया कि जो फोर्स है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt। ठीक है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp/dt है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी भी क्या है बढ़ेगी, और ये क्वांटिटी घटेगी तो ये क्वांटिटी भी क्या है घटेगी। ये बात समझ में आई। अगर dp/dt बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर dp/dt घटेगा तो फोर्स भी घटेगा, कम होगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं इसमें, अगर टाइम बढ़ेगा तो dp/dt क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, घटेगा। देखो कैसे, अपने पास एक टर्म है कि 4/6 और एक अपने पास टर्म है 4/9। कौन ग्रेटर देन होगा, कौन ग्रेटर देन होगा भाई, ये वाला ग्रेटर होगा। क्यों, जितना ये क्वांटिटी बढ़ेगी उतना ये डिविजिबल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। इसको 4 को डिवाइड किया हमने 6 से, यहाँ पे 9 से किया, जितना ज़्यादा नीचे ज़्यादा संख्या रहेगी उतना ये टर्म क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात समझ में आई। इसी तरह अगर ये टाइम बढ़ाया मैंने, टाइम बढ़ाऊंगा तो dp/dt क्या है, कम होता जाएगा। अगर dp/dt कम हो गया
तो फोर्स भी क्या हो गया, कम हुआ। ये बात याद रखना। अगर हमने टाइम को डिक्रीज किया, टाइम को बढ़ाया, तो dp बाई dt, सॉरी टाइम को घटाया तो dp बाई dt क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और फोर्स भी क्या है, बढ़ जाएगा। बात समझ में आई। ये कंडीशन है, अगर टाइम बढ़ रहा है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर नीचे की क्वांटिटी अगर मान लो टाइम घट रहा है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया जो मैं बोला। अगर टाइम बढ़ा तो dp बाई dt कम होगा, dp बाई dt कम होगा तो फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। अगर टाइम घटा, डिक्रीज हुआ, तो dp बाई dt क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। dp बाई dt इंक्रीज हुआ तो फोर्स भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये बात समझ में आई। चलो ठीक, अच्छी बात है, समझ आ गई। तो अब इसके बाद देखना इसका जो इंप्लीमेंट करते हैं कैसे। देखिएगा, अपने पास एक बॉल आई, क्रिकेटर के अंदर हमने अक्सर देखा भी होगा कि हम कैच को बॉल करते तो हम अपने हैंड को पीछे लेके जाते हैं, देखा होगा इसको कैसे पीछे लेके जाना। हम क्रिकेट में ऐसा क्यों करते हैं, कैच भी आती है तो हम भी उसको हैंड को हम पीछे लेके जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जैसे ही बॉल मेरे हैंड में आई, मैं उसको पीछे लेके आ रहा हूँ बॉल को, बॉल की वेलोसिटी के साथ मैं अपने हैंड को भी क्या लेके आया हूँ, पीछे लेके आया हूँ। ऐसा करने पे जो टाइम है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, है ना भाई। एक तो मैं बॉल को जस्ट यहाँ पे पकड़ रहा हूँ और एक मैं उसको पकड़ के पीछे लेके आ रहा हूँ। एक तो बॉल अचानक से यहाँ पे रेस्ट पे आ रही है और एक वो रेस्ट यहाँ पे आ रही है। तो इस वाले में टाइम बढ़ा, टाइम बढ़ने से dp बाई dt क्या हो गया, उसका बॉल का जो मोमेंटम है वो क्या हो गया, कम हो गया। बात समझ में आई। टाइम बढ़ने से, टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ने से उस बॉल का मोमेंटम क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। मोमेंटम धीरे धीरे कम हुआ तो फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। फोर्स कम हो गया मतलब कि हमें भी कम फोर्स लगाना पड़ा और बॉल ने भी हमारे हाथ पे कम फोर्स लगाया और हमें लगी नहीं, चोट नहीं लगेगी। बात समझ में आई, नहीं आई तो घर पे करके देखना कि बॉल आ रही है, अचानक से हम क्या करेंगे, उसको ऐसे पकड़ना, ठीक है। बॉल ऐसे आ रही है, हमने ऐसे करेंगे। ऐसा करते क्या हुआ, ऐसा करते टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, कम हो गया अचानक से 1 सेकंड, और इसमें 2-3 सेकंड आई, ठीक है, समझ रहे, 1 सेकंड और यहाँ पे 2-3 सेकंड। तो ऐसा करने पे क्या हुआ, अगर हमने बॉल को जस्ट यहाँ पे हमने बॉल को पकड़ा तो फिर टाइम क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कम लगा कॉन्टैक्ट का टाइम कम लगा तो dp बाई dt क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, और फोर्स भी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। और फोर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने से हम इंजर्ड हो जाएंगे। बात समझ में आई। ऐसा हम क्यों करते हैं, इसलिए हम हमेशा अपने हैंड को पीछे लेके जाते हैं, ठीक है भाई। लिख लोगे इसको अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, एक तो अपने पास कंक्रीट फ्लोर है, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास मिट्टी है, सैंड फ्लोर, ठीक है, सैंड फ्लोर अपने पास, और यहाँ पे कंक्रीट सीमेंटेड, दोनों पे हमने जंप किया। क्या हुआ, हम यहाँ से हमने क्या किया, जंप किया, हम यहाँ से जंप किया। क्या फ़र्क है दोनों में, कूद के देखना, है ना। ठीक है, देखो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे ही हम कंक्रीट फ्लोर के ऊपर जंप किया तो हमें लगेगी, और अगर हम सैंड फ्लोर के ऊपर जंप करेंगे तो हमें कम लगेगी तब भी, लेकिन तब कम लगेगी। देखो क्या रीज़न है इसका, जैसे मैंने कंक्रीट फ्लोर के ऊपर जंप किया तो जो मेरी बॉडी का जो टाइम है वो क्या है, बहुत ही, कंक्रीट की बात कर रहा हूँ मैं, टाइम क्या है, बहुत ही, कॉन्टैक्ट टाइम क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कम हो गया। जस्ट एकदम हम आके ऐसे गिरे उसके ऊपर, समझ रहे हो ना, एकदम जस्ट आके उसके ऊपर ऐसे गिरे, टाइम कम हुआ तो dp बाई dt क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। dp बाई dt इंक्रीज हुआ तो फोर्स भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और हम इंजर्ड हो गए अच्छे से। बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं सैंड फ्लोर की। अब जैसे ही कोई सैंड फ्लोर में गिरता है तो हमें देखते हैं कि हम थोड़े सैंड के अंदर तक जाते हैं, है ना, हम धस जाते हैं, जिसको हिंदी में लैंग्वेज में बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में धस जाना। तो क्या हुआ, टाइम क्या हुआ, थोड़ा इंक्रीज हो गया, थोड़ा सा टाइम इंक्रीज होते हैं, dp बाई dt भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। dp बाई dt डिक्रीज हुआ तो फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और हम इंजर्ड कम हुए। एज कंपेयर कंक्रीट फ्लोर, हमें लगेगी कम, गारंटी नहीं लेता, नहीं लगेगी, कभी कूद जाएगा तो सर ने बोला था लगेगी कम, बट इसमें ज़्यादा लगेगी, ठीक है। ये रीज़न है, इनकी एप्लीकेशन हो गई, ठीक है बच्चों। इसके बाद और इसकी थर्ड एप्लीकेशन क्या देखते हैं, इनको थोड़ा अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कि
ए पर्सन falls on concrete floor more injured than falls on sand floor। ठीक है, मिट्टी में गिरेगा तो बच जाएगा। रीज़न पता है, अगर सैंड फ्लोर की बात करते हैं तो सैंड फ्लोर में क्या होता है, ऑन सैंड फ्लोर जो टाइम क्या होता है, कॉन्टैक्ट बढ़ता है, हम नीचे तक जाते हैं अच्छे से। टाइम बढ़ने से क्या हुआ, डी पी बाई डी टी क्या हो गया, कम हो गया। डी पी बाई डी टी कम हुआ तो फोर्स भी क्या हो गया, कम हो गया, और हम इंजर्ड कम हो गए। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 यूजेज ऑफ शॉकर्स इन बाइक, है ना। देखो बाइक के अंदर क्या होता है, ऐसे शॉकर होते हैं ना, ये कुछ ऐसा होता है, और फिर यहाँ पे क्या होता है शॉकर में, है ना, ऐसे तो होता है शॉकर, या कुछ अलग होते हैं, ये अपनी सीट होती है, ठीक है, ये नीचे टायर वगैरह होते हैं, वॉटएवर। ठीक है, देखो अब क्या हुआ, अब जैसे ही गड्ढे वगैरह आए, बाइक गड्ढे में गई, ठीक है, और हम नीचे आ रहे हैं, हम इसके ऊपर बैठे हैं, ठीक है, एकदम हम नीचे आएंगे तो हमें लगेगी, क्यों, क्योंकि टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एकदम नीचे आने से इंक्रीज हो गया, अचानक से नीचे आए। जैसे हम अचानक से नीचे आएंगे तो हमें मोमेंटम बढ़ गया और फोर्स भी बढ़ गया। लेकिन इस शॉकर के केस में हम क्या आएंगे, हम ऐसे अचानक से नीचे नहीं आएंगे ना, हम धीरे धीरे गड्ढे में। ऐसा करने से क्या होगा, टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हम ऊपर बैठे हैं सीट के, हम टाइम जो इंक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज होने से मोमेंटम क्या हो गया, कम हो गया। मोमेंटम कम होने से फोर्स क्या है, हमें जो फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है। बात समझ में आई। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनके अंदर शॉकर यूज़ करते हैं। अगर शॉकर नहीं होंगे तो अचानक से गड्ढा आएगा और हम ऐसे लगेगी हमें, ठीक है। ये हम बैठे हैं, अचानक से उसके ऊपर बैठे, बाइक के ऊपर, जैसे गड्ढा आया तो बाइक एकदम ऊपर नीचे होगी, अचानक से होगी। अचानक से होने से क्या होगा, टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत ज़्यादा कम होता ही फोर्स बढ़ जाएगा। लेकिन शॉकर के केस में वो थोड़ा ऐसे होगा, टाइम बढ़ाएगा, वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, हम बैठे हुए तो, वरना अचानक से नीचे जाता, वरना वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, नीचे नीचे धीरे धीरे जा रहा था। टाइम क्या हो रहा है, वहाँ पे बढ़ रहा है, टाइम बढ़ने से डीपी बाई डी टी डिक्रीज हो रहा है, फोर्स भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ये अपने पास क्या हो गया, हम इसलिए बाइक के अंदर शॉकर यूज़ करते हैं। ये शॉकर हम कार के अंदर भी यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, एक तो अपने पास बॉल है 2 kg की, अपने पास एक बॉल है 5 kg की, ठीक है, और दोनों वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से आ रही है, तो हमें किसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए उसको, 5 वाले पे। क्यों, क्योंकि 5 वाले का मोमेंटम क्या हो गया, ज़्यादा है। मोमेंटम ज़्यादा है तो हमें फोर्स भी क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये देखो मोमेंटम बढ़ गया टाइम के साथ, तो फोर्स भी क्या है, बढ़ गया, यानी हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसलिए हम 5 kg बॉल को थोड़ा 2 kg बॉल को अगर हम पकड़ते हैं, कैच करते हैं, उसको रोकते हैं, वो इजीली होता है। क्यों, क्योंकि उसका मोमेंटम क्या होता है, कम होता है। मोमेंटम कम होता है तो हम इजीली फोर्स लगा के उसको रोक सकते हैं, ठीक है। ये अपने पास क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ, यानी हमने सेकंड लॉ से हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। देखना क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू, इसको कौन बड़ा इसके लिखेगा ना, इसको डायरेक्ट हम लिख दें, ठीक है, समझ आना थोड़ा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलते हैं अपने को, F = ma, ठीक है। स्टेटमेंट नहीं है न्यूटन सेकंड लॉ की, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F = ma होता है। कभी बोल दो सर आपने तो कहा था न्यूटन का सेकंड लॉ तो डीपी बाई dt होता है, वो मैंने बोला स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। यहाँ पे बात हो रही है कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, F = ma, ठीक है, होता है ऐसा, ठीक है। अब देखना हमने क्या लिया कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, यानी F क्या हो गया अपने पास, 0 हो गया। बात समझ में आई। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, लो खुश, dp बाई dt,
ठीक है, यानी जो F है वो K तो 1 हो जाता है, इसलिए हम इसको सीधा क्या लिखते हैं, dp बाई dt। ये बात समझ में आया। उसके बाद अगर फोर्स 0 हो गया तो dp बाई dt भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बात समझ में आई, dp बाई dt भी क्या होना चाहिए अपने पास, 0 होना चाहिए। और ये जो d बाई dt है डिफ्रेंशिएशन, d बाई dt जो डिफ्रेंशिएशन है ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी का क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी इज ऑलवेज 0। डिफरेंशिएशन d बाई dt ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी इज ऑलवेज 0। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो p है वो क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आई, इसका मतलब p क्या है, कांस्टेंट है। p कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ, जो mv है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। mv क्या है, कांस्टेंट है। m तो कांस्टेंट होता है, इसका मतलब क्या हुआ, v भी क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो क्या मतलब समझे इससे, कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, अगर एक बॉडी v कांस्टेंट है यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही चलती रहेगी, बॉडी कभी रेस्ट पे नहीं आएगी। बात समझ में आया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया ना, कि अगर फोर्स 0 किया तो हमने क्या पाया कि जो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी बॉडी क्या है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वो चलती ही रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। कब, कांस्टेंट वेलोसिटी, कब, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। बात समझ में आया जो बोल रहे हम, वेरी गुड। अच्छा, v कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है, यानी एक्सेलरेशन क्या है अपने पास, 0। यानी अगर मैंने फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा, यदि फोर्स को मैंने क्या रखा, 0 रखूंगा, तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा मतलब ना तो वो तेज होएगी अपने आप, और ना ही अपने आप वो स्लो हो जाएगी। वो 10 मीटर पर सेकंड चल रही है तो 10 मीटर पर सेकंड से ही चलती रहेगी। ये कब केस लेते हैं, ये आइडियल केस है। आइडियल केस मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स को नेग्लिजिबल मानेंगे, फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। और तरह के भी फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, इनको क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स, ड्रैग फोर्स, यानी जितने भी तरह के एक्सटर्नल फोर्स है आर नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, ठीक है, समझ आना तुम, ठीक है। नेग्लिजिबल होंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर फोर्स अप्लाई, अगर बाहर से हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया तो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में तो रेस्ट में गएगी। ये अपने को क्या बताता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता था, और हमने क्या किया, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन कर दिया फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ। बात समझ में आई, ये अपने को क्या हुआ, एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद हम एक लास्ट और देखते हैं, मोमेंटम के थोड़े से ग्राफ रह गए थे, 3 ग्राफ, अगर उनको और देखते हैं, ठीक है। देखो मोमेंटम क्या पढ़ा था हमने, मोमेंटम P इक्वल टू mv, ठीक है। इसको रब करते हैं, ये भी अलग टॉपिक है, ठीक है। इसको थोड़ा अलग से लिख लेना, P इक्वल टू mv। देखो मोमेंटम के अंदर लिखोगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा। मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू m इंटू v होता है, ठीक है। हम पहला ग्राफ बनाते हैं नंबर 1। पहला ग्राफ किस किस के बीच में बनाया मैंने, मोमेंटम के बीच में और वेलोसिटी के बीच में। बात समझ में आई। और मैंने क्या रखा, मास को कांस्टेंट रखा, मास को मैंने क्या रखा यहाँ पे, कांस्टेंट, यानी मास सेम नहीं हो रहा और होगा भी नहीं। जैसे अगर अपने पास कार चल रही है, ठीक है, कार की जितनी मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो P इक्वल टू m इंटू वी होता है, ये कांस्टेंट हो गया, तो क्या हो गया, P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v हो गया। बात समझ में, मैंने क्या किया, m क्या हो गया अपने पास, कांस्टेंट हो गया, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, मतलब कि वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो मोमेंटम भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट का या बॉडी का इंक्रीज होगा, ठीक है। कार रेस्ट पे है, उसके पास मास कांस्टेंट है लेकिन वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। वेलोसिटी 0, इसका मतलब मोमेंटम भी क्या उसके पास 0 है।
जीरो है तो मोमेंटम क्या है यहाँ पे जीरो है। धीरे धीरे मैं वेलोसिटी को बढ़ाया जा रहा हूँ, धीरे धीरे वेलोसिटी को बढ़ाया जा रहा हूँ तो मोमेंटम भी क्या है उसका इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये फर्स्ट ग्राफ क्या होता है, ये अपना ये क्या कंडीशन है इसमें, m क्या होना चाहिए कांस्टेंट। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2 ग्राफ पे। ग्राफ नंबर 2, ये अपने पास मास और यहाँ पे हमने क्या माना मोमेंटम। ठीक है, सिमिलरली क्या किया हमने, इसमें वेलोसिटी को हमने क्या रखा कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो p क्या होता है mv, v क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, तो p क्या हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। और अपने को क्या मिलेगा, सेम ग्राफ मिलेगा। मास बढ़ेगा तो उसका मोमेंटम भी क्या है बढ़ेगा। ये कंडीशन का भाई अपने पास v क्या है कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, अपने पास एक कार है और एक अपने पास ट्रक है। ठीक है, और दोनों ने बोला कि भाई चलो दोनों फिजिक्स वाले थे दोनों। ठीक है, कार और ट्रक के ड्राइवर। तो कार वाले ने बोला कि भाई मेरी जो वेलोसिटी है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। आपकी कितनी है, ट्रक वाले ने बोला मेरी भी 50 किलोमीटर पर आवर है। वेलोसिटी सेम है दोनों की, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है। अब मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, मास ऑफ कार और मास ऑफ ट्रक। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ कार और मोमेंटम ऑफ ट्रक किसका ज्यादा होगा, मोमेंटम ट्रक का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम है लेकिन मास किसका ज्यादा होगा, वेलोसिटी तो क्या कांस्टेंट है लेकिन मास क्या हो गया ट्रक का ज्यादा हो गया। मास ट्रक का ज्यादा हुआ तो मोमेंटम भी ट्रक का क्या हो गया ज्यादा हो गया। ठीक है, मोमेंटम ट्रक का ज्यादा हुआ यानी जो इंजन ने जो फोर्स लगाया मोमेंटम चेंज करने के लिए वो ट्रक में ज्यादा लगेगा। इसलिए तो देखते हैं हम कि जो बाइक होते हैं, बाइक के इंजन कितने होते हैं 125 सीसी 150 सीसी मैक्सिमम 150 सीसी मान के चलते हैं एवरेज बाइक्स की। ठीक है, बट जो कार है उनके कितने होते हैं 1000 सीसी प्लस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनको मोमेंटम ज्यादा करने, क्योंकि मास ज्यादा है, मास ज्यादा होने से उसका मोमेंटम भी क्या होता है ज्यादा होता है। मोमेंटम को ज्यादा करने के लिए फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा, इंजन को ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसलिए हमें हाई सीसी के इंजन यूज करते हैं। ठीक है, यही रीजन है। ठीक है, मोमेंटम को चेंज करना, सारा खेल किसका यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ही क्या होता है वो फोर्स है। जितना चेंज इन मोमेंटम हम ज्यादा करेंगे तो फोर्स भी हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें कम करना पड़ेगा। जो इसका थर्ड ग्राफ बनता है वो बनाते हैं मास वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, अब देखो यानी यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, जो मोमेंटम है आपकी बार उसी को कांस्टेंट कर दिया। ये बहुत ज़्यादा उछल रहा था ना, आपकी बार तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, मोमेंटम को कांस्टेंट कर दिया। तो P इक्वल टू क्या होता है mv, ये क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, और इधर क्या है अपने पास mv। अब बताओ क्या करें भाई, प्रोडक्ट ऑफ mv इक्वल टू कांस्टेंट है। इसका ये मतलब हुआ कि इनका मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट आएगा हमेशा। तो अगर मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी कम होगी तो मास को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा। यानी मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। नहीं आया समझ में, चलो देखते हैं, अभी बताते हैं। देखो अपने को बोला कि 2 प्लस, चलो अपने को बोला कि मोमेंटम की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे 100 लिख दिया। ठीक है, और ये मास इंटू वेलोसिटी है। अगर ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg और वेलोसिटी क्या है 10 kg। ठीक है, अब मास को मैंने क्या किया इंक्रीज किया तो वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ा ना, तभी तो 100 आएगा। बात समझ में आ रही है, मैंने क्या किया, मास को मैंने और बढ़ाया, वेलोसिटी को क्या होना पड़ा और भी ज्यादा कम होना पड़ा ताकि क्या रहे ये कांस्टेंट रहे। अब मास को कम करते हैं, मास 10 था, मैंने 10 से मास को कितना कर दिया 5 कर दिया, तो वेलोसिटी देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई। यानी ये क्वांटिटी सारी क्या आ रही है 1000 इक्वल 100 आनी चाहिए, कांस्टेंट के इक्वल आनी चाहिए। अगर मास को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी, अगर वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो मास को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। ये मतलब होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का। ठीक है, यानी m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। इन किस केस में डायग्राम कैसा बनता है अपने का ग्राफ, ऐसा ग्राफ बनता है। कैसे, देखो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या है मैक्सिमम है, वेलोसिटी मैक्सिमम है तो मास क्या है यहाँ पे मिनिमम है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। जैसे जैसे
सॉरी ये क्या हो गया, जैसे जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे मास बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम हो रही है ना। वेलोसिटी ऊपर बढ़ती है, वेलोसिटी क्या होती जा रही है, नीचे कम होती जा रही है, और मास क्या है, बढ़ता जा रहा है। वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, मास क्या है, बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आई? ये तो हो गया। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें। प्रैक्टिकल के अंदर क्या मानते हैं हमने, एक कार एक ट्रक, ठीक है, सेम दोनों फिजिक्स वाले थे। उन्होंने बोला हम एक काम करते, दोनों का जो मोमेंटम उसको कांस्टेंट रखेंगे, और दोनों बोले बताओ कांस्टेंट कितना रखें। उन्होंने बोला चलो हम कांस्टेंट रखते हैं 1000। ये बोला ठीक है 1000 का मोमेंटम रखेंगे दोनों, ठीक है, ट्रक और कार ने ये बोला। अब कार का तो हमें पता है क्या है, मास क्या होता है। अगर हम बेसिक मानते तो चलो हमने 100 kg मान लिया, सपोज करो, है तो होता नहीं है ना ऐसा, ठीक है। तो फिर ट्रक को कितना किया, मास ऑफ ट्रक कितना होगा, मास ऑफ कार, इसको मान लेते हमने 200 kg। मानने में क्या जा रहा है, ठीक है, ट्रक से कार से डबल है, और दोनों का मोमेंटम सेम है। तो कार को अपनी वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी, ट्रक के कंपेयर करेंगे तो। एज कंपेयर करें ट्रक को तो हमें क्या रखना पड़ेगा, इसको वेलोसिटी को 10 km/h, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ ट्रक को क्या करना पड़ेगा 5 km/h। बात समझ में आ रही जो मैं बोल रहा हूँ, या 5 मीटर/सेकंड कर लेते हैं हम, क्यों, ये बात समझ में आई जो हमने की है भाई। अगर मोमेंटम दोनों का सेम है, कांस्टेंट है, तो जिसका मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम है, या हम बोले जिसकी वेलोसिटी कम है उसका मास क्या है, ज्यादा है, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसका मास कम है, या जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। बात समझ में आई मैंने क्या बताया, आप इसको रिप्रेजेंट किया। मोमेंटम दोनों कार ट्रक का सेम है, लेकिन कार का क्या होता है, मास कम होता है, इसलिए कार की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा। और हम देखते भी है कि हम जब कार को ड्राइव करते हैं और एक तरह से हम ट्रक को ड्राइव करते हैं, तो ज्यादातर मोमेंटम किस में चेंज होता है, कार में, क्योंकि कार का क्या है, मास कम होता है ना, तो अचानक से स्पीड पकड़ लेती है कार। आज के टाइम में तो ऐसी कार आ रही है जो 5 सेकंड के अंदर ही वो 100+ की स्पीड पकड़ लेती है। वो सारा मोमेंटम का खेल है। और मोमेंटम चेंज कौन करता है, फोर्स कौन लगाता है, इंजन। यानी किससे रिलेट कर रहे हैं हम, इंजन से। जितना पावरफुल इंजन होगा उतना मोमेंटम तेज होगा, उतना मोमेंटम क्या होगा, चेंज ज्यादा होगा। जितना जल्दी मोमेंटम चेंज होगा उतनी जल्दी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कार की चेंज हो जाएगी। अप्लाई ब्रेक करें या फिर उसको एक्सेलरेट करें, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी चेंज हो जाएगी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है अपने पास ये मोमेंटम। समझ में आया? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम न्यूटन के थर्ड लॉ और कुछ एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।